प्राइस और कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी कम हुई मतलब नेगेटिव। डिमांड के अंदर तो आपको 100 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि डिमांड यहाँ पर चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। खाने पीने में थोड़ा ना हम लोग कोई कर लेंगे। अगर हम 4 रोटी खाते हैं, हम 4 रोटी खाएंगे, जो दवाई हमारी चल रही है वो चलेंगी, चाहे महंगी हो जाए उतनी ही खाएंगे। पैक्स चल रहे हैं उनके रेट हमें बिल्कुल एयरटेल, वीआई और उसके जियो के रेट हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। हाय एवरीवन, मैं आपका एजुकेटर विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर कॉमर्स एंड फन पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, चलिए जल्दी से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को अपने पिछला चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था डिमांड, उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, जो कि था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बच्चों क्या था? लॉ ऑफ डिमांड बच्चों क्या था? लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को बताता था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। कि भाई एक कमोडिटी का प्राइस यानी कि पीएक्स और उसकी क्वांटिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस हमारा कम हो जाएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ डिमांड था, एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता था दोनों के बीच में। अगर मैं इसके फीचर की बात करूं, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड के फीचर की बात करूं, तो लॉ ऑफ डिमांड में एक फीचर आता था जिसको हम लोग बोलते थे कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि भाई प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता था। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों, थोड़ा इसका मन नहीं है, अभी थोड़ा सा हैंग कर गया है, 1 सेकेंड प्लीज आप वेट करिए बच्चों। ओहो, ठीक है, मैं ऐसे बताता हूं। लॉ ऑफ डिमांड जो था हम लोगों को मैग्नीट्यूड नहीं बताता था। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया सर? मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि वो चेंज का क्वांटिटी नहीं बताता था कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। लॉ ऑफ डिमांड हमको ये नहीं बताता था। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता था कि भाई प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, यानी कि हाउ मच चेंज, ये तो हमें बताता ही नहीं था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता था, ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ चेंज के बारे में बताता ही नहीं था। इस चेंज के बारे में हम लोगों को बताएगा कौन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इस मैग्नीट्यूड का आंसर देगा कि सर क्वांटिटी की वजह से प्राइस में कितना चेंज आया, सॉरी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। कि अगर प्राइस कम हुआ है, मान के चलो प्राइस 2 रुपए कम हुआ है, तो उस 2 रुपए कम होने की वजह से कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करी है, या प्राइस 5 रुपए इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से कितनी यूनिट्स क्वांटिटी की कम हुई है। बात आई समझ में? तो ये बताता है हमें बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand refers to the percentage change in the demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। आइए समझते हैं। अब यहां पर क्योंकि हम लोगों को चेक करना है, हम लोगों को यहां पर चेक करना है, ध्यान से देखना कि हम लोगों को यहां पर चेक करना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कि हाउ मच चेंज दैट वी हैव सीन इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो क्वांटिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती थी। तो आपको पता ही होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आपको पता ही होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो डिमांड को क्या करते थे बच्चों, अफेक्ट करते थे। तो हम यहाँ पे अगर डिमांड फंक्शन में लिखूंगा, तो डिमांड फंक्शन जो मैं लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएक्स, यानी कि प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस, पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन, जो हमारा होता है मार्केट का पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दीज आर द 8 फैक्टर्स जो कि डिमांड को चेंज करते थे, है ना, जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज करते थे। तो डिमांड क्या बोलता है इस जगह पर? डिमांड ये बोलता है कि भाई क्या बोलते हैं, डिमांड ये बोलता है कि इन फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। बट क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां पर हम नंबर्स को लेके चलेंगे, तो हमें जो फैक्टर्स चाहिए होंगे वो भी हमारे क्वांटिफिएबल फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि जो कि क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए।
तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्वांटिफिएबल होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफिएबल फैक्टर्स होते हैं, जिसको कि हम लोग क्वांटिटी के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी की वजह से जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बनता है, वो बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होती है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? ये सारी चीजें, बट क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफिएबल फैक्टर्स लेने हैं, तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होंगे वो प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी होगा, है ना, वो कंज्यूमर की इनकम होगी और हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स होगा। बट सीबीएसई के सिलेबस में आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी है। तो जो भी हम पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? प्राइस के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ। क्लियर है? ओके। दूसरा एक चीज अगर आपने यहाँ पर बच्चों नोटिस करी हो कि हम यहाँ पर ना परसेंटेजेस ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? परसेंटेजेस ले रहे हैं, एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं ले रहे। देखो परसेंटेज लेने का रीजन क्या होता है? क्योंकि क्वांटिटी की यूनिट्स अलग हैं, क्वांटिटी की यूनिट्स अलग है, रुपीस की यूनिट्स अलग है। ठीक है? तो अगर हम प्राइस की बात करें तो जो हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं बच्चों वो हम किस में करेंगे? रुपीस में करेंगे। लेकिन कमोडिटी क्या हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? क्या कमोडिटी हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो तो अलग अलग हो गए ना। यूनिट्स तो मान के चलो कमोडिटी फैन है, तो फैन को रुपीस से किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। एंड अगर हम इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देंगे, जो इनके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे रुपीस में जो रुपीस में चेंजेस आएंगे, प्राइस में चेंज आएंगे, वो रुपीस की फॉर्म में आएंगे कि 5 रुपए बढ़ा, 5 रुपए कम हुआ। लेकिन फैन्स में जो चेंजेस आएंगे वो यूनिट्स में आएंगे। तो उन दोनों को सेम करने के लिए, कंपेरेबल करने के लिए हम उस चेंज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज आया। क्लियर है? तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, तो एक्चुअल जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो बनेगा आपका वो बनेगा परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, क्लियर? यही आ गया। अब हम इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस निकालेंगे वो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड for a commodity with reference to change in the price of such commodity, with reference to change in the price of such commodity, with reference to change in the price of such commodity। यानी कि एक कमोडिटी है, उसके प्राइस में कितना चेंज आया, उसके प्राइस में कितना चेंज आया कि भाई उसकी क्वांटिटी, उसके प्राइस में कितना चेंज आया जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंज आया होगा। तो हम उसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब उसको कंपेयर करेंगे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड भी तो चेंज हुई होगी ना, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी तो चेंज हुई होगी ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस कितनी चेंज हुई है, दैट्स आवर कॉन्सेप्ट। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई जो मेरा प्राइस में चेंज आया है ना, मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, मान के चल लेते हैं वो हमारा 10% है कि मेरा प्राइस जो है 10% से बदला है। लेकिन मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है वो 20% आया है। तो जब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो 20% डिवाइडेड बाई 10%, इसका मतलब 2। यानी कि अगर 1%, यहां से देखना, अगर 1% चेंज प्राइस के अंदर आया होगा तो यानी कि उसका दुगना चेंज किस में आया होगा? क्वांटिटी में आया होगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। तो अगर 10% चेंज आया है प्राइस के अंदर तो उसका दुगना कितना? 20% चेंज आया है किसके अंदर? हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। और हमें कैसे पता लगा? इस वेरिएबल से पता लगा जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आया 2। इससे हम लोगों को पता लगा, कि जो 2 निकल कर आया यानी कि डबल इफेक्ट आ रहा है, यानी कि प्राइस में जितना चेंज आएगा उसका डबल इफेक्ट आएगा किसके अंदर? क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अभी आप देखोगे
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट एस्टेब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अभी मैं वही तो बताता रहा कि भाई जो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ चेंज चाहिए, वो मुझे लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता था। तो जो क्वांटिटी है वो कौन बताएगा, वो मेरे को बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टेब्लिश करता है, यानी कि डेवलप करता है एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो रिलेशन निकल कर आया 2, इट इज अ क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो गया, डेवलप हो गया कि प्राइस में जितना चेंज होगा उसका दुगना चेंज हम लोगों को क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो क्या ये बात सच है? सर बिल्कुल सच है। क्लियर। सेकंड, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, जितनी इलास्टिसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस का उतना ही ज्यादा इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं ये बोलता हूं कि मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 8 है, दूसरे केस में लेता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10 है, तीसरे केस में लेता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12 है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12 है। यहां पर लेते हैं कि भाई यहां पर जो मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, मान के चलो वो 10% है। कितना है? 10% है। तो जब यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस का एक बार 8 टाइम्स चेंज आया होगा, किसके अंदर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के अंदर। एक बार 10 टाइम्स चेंज आया होगा, एक बार 12 टाइम्स चेंज आया होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले केस में अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को देखता हूं अपने पास, तो रेस्पॉन्स चेक करता हूं, तो ये 8 मुझे बता रहा है कि 8 टाइम्स चेंज आया होगा। तो यानी कि एक केस में, तो केस नंबर 1 के अंदर, तो बच्चों केस नंबर 1 के अंदर तो 80% चेंज आया होगा मेरी क्वांटिटी में। केस नंबर 2 के अंदर 100% चेंज आया होगा मेरी क्वांटिटी में, और केस नंबर 3 के अंदर 120% चेंज आया होगा मेरी क्वांटिटी में। यानी कि यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि जितना ज्यादा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नंबर होगा वो जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा रेस्पॉन्सिवनेस रहेगी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड उतने ही टाइम्स चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये आपको बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, कूल। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए पहला देखते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। एक्चुअल में अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये दोनों मेथड एक्चुअल में सेम है। परसेंटेज मेथड से ही प्रोपोर्शनेट मेथड आता है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में दो अलग अलग मेथड दिखाए हैं तो हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। अभी एक बात बता दूं, प्रोपोर्शनेट मेथड इज वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इजी रहता है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड या बाय द प्रोपोर्शनेट मेथड। तो जहां पर बोला हो कि इस मेथड से सॉल्व करना है, वहां पर उसी मेथड से सॉल्व करना, और जहां पर कुछ भी ना बोला हो तो वहां पर आप अपने मन से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं परसेंटेज मेथड क्या होता है। देखते हैं बच्चों परसेंटेज मेथड क्या होता है। परसेंटेज मेथड आप पढ़ चुके, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज अ परसेंटेज मेथड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे फाइंड आउट होता है, आइए अब इसे देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं चार टर्म्स को, जो कि हमारा होता है P0, P1, Q0, Q1। अब इनका क्या मतलब होता है, मेरे को एक बात बताओ। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देखिए, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट, तो डिमांड कितनी थी उसकी? 100 यूनिट्स थी। सो व्हेन द प्राइस इज 10 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट। जब प्राइस 10 रुपए था तो उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड निकल कर आ रही थी। लेकिन जब प्राइस कम होकर 8 रुपए हुआ तो उसकी डिमांड कितनी हो गई? 150 हो गई। तो
मेरे पास हमेशा दो प्राइस गिवन होंगे और दो क्वांटिटी गिवन होंगी, दो प्राइस गिवन होंगे और दो क्वांटिटी गिवन होंगी, समझे। P0 का मतलब हो गया बच्चों ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस जो प्राइस चेंज होने से पहले था। P1 हो गया बच्चों करंट प्राइस, करंट प्राइस या फिर इसे न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं, जो कि प्राइस चेंज होने के बाद आया। सेम Q0, Q0 का मतलब ओल्ड क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जो कि चेंज होने से पहले थी। और Q1 यानी कि न्यू या फिर करंट क्वांटिटी जो कि चेंज होने के बाद है, जो कि चेंज होने के बाद है। बात समझ गए, वो क्वांटिटी जो कि आपकी चेंज होने के बाद है। इज दैट क्लियर? तो ये चार चीजें यहाँ पर आपको पता होना जरूरी है, ये चार चीजें आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इन चार की हेल्प से बच्चों हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट होती है, आइए देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू Q1। देखो चेंज मतलब क्या कि भाई न्यू या फिर करंट क्वांटिटी में, या न्यू या फिर ओल्ड क्वांटिटी में कितना चेंज होगा वो माइनस करके ही पता लगेगा। तो Q1 माइनस Q0, ठीक है। इसको कंपेयर किससे करेंगे, हमेशा ओल्ड क्वांटिटी से, यानी कि Q0 और मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमें देगी बच्चों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें देगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी सेम कॉन्सेप्ट से निकलेगा, P1 माइनस P0, क्योंकि प्राइस में कितना चेंज हुआ वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ओल्ड प्राइस और करंट प्राइस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो P1 माइनस P0 किससे कंपेयर करेंगे, हमेशा बेस प्राइस से, यानी कि ओल्ड प्राइस से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको देगा बच्चों निकाल कर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपको बच्चों कैलकुलेट करके देगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा। क्लियर है? तो आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिएगा और आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आ जाएगा, डेट इज अ परसेंटेज मेथड। ये क्या है, हमारा परसेंटेज मेथड है, ठीक है। एक चीज और जरा यहाँ पर एक बार देखिएगा कि Q1 माइनस Q0 को हम लोग डेल्टा Q भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा Q भी बोल सकते हैं। और P1 माइनस P0 को हम लोग बच्चों डेल्टा P भी बोल सकते हैं। डेल्टा P मतलब P1 माइनस P0 डिफरेंस बिटवीन द करंट प्राइस एंड द ओल्ड प्राइस, ठीक है। डेल्टा Q का मतलब डिफरेंस बिटवीन द करंट क्वांटिटी एंड द ओल्ड क्वांटिटी। सो आप ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह अगर खाली डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P0 इंटू 100 लिख देंगे तो वो भी ठीक माना जाएगा। कूल, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं और चीज समझ में आ जाएंगी। देखो जब प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपीज थी, 100 यूनिट्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस चेंज होकर 8 रुपए हुआ, मतलब प्राइस कम हुआ, फॉल्स लिख रहा है ना, प्राइस यहाँ पे फॉल्स लिख रहा है ना, तो प्राइस कम होकर 8 हुआ। सो दिस इज अ न्यू प्राइस, दिस इज अ ओल्ड प्राइस। तो क्या मेरा बच्चों P0 कितना है, सर P0 10 है। मेरा P1 कितना है, सर P1 आपका 8 है। मेरी ओल्ड प्राइस के साथ ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी, मेरी Q0 कितनी थी, सर Q0 थी आपकी 100 यूनिट्स। कूल। सर Q1 कितना था, Q1 था आपका 150 यूनिट। तो आपके पास ये चीज निकल कर आ गई। अब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है, हम यहाँ पे परसेंटेज मेथड से करेंगे, परसेंटेज मेथड से करेंगे। तो आइए देखते हैं। परसेंटेज मेथड बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, है ना, ये बोलता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं, अभी पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। हमारा Q1 कितना है, 150 है। हमारा Q0 कितना है, 100 है। Q0 हमारा 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100 50% निकल कर आएगा, 50% हमारा ये कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालता हूँ, यहाँ पर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालता हूँ। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। मेरा P1 8 था, P0 10 था, P0 10 था, मल्टीप्लाई बाई 100। जब सॉल्व करूंगा तो -2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू माइनस का 20%, हाँ माइनस का 20%। क्लियर? और जब मैं इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करूंगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड
जो कि था 50% डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस जो कि था माइनस का 20%। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल कर आएगा -2। मेरा आंसर निकल कर आएगा -2.5, माइनस का 2.5 यानी कि मुझे 2.5 गुना चेंज इसके अंदर देखने को मिला है। क्या 2.5 गुना चेंज है सर? बिल्कुल है। तो प्राइस में 20% चेंज था तो उसका 2.5 गुना कितना होगा? 50% चेंज मुझे क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिला। तो 2.5 गुना चेंज मुझे देखने को मिल रहा है कि प्राइस का जो इम्पैक्ट है डिमांड के ऊपर वो 2.5 गुना है। ठीक है, वो 2.5 टाइम्स है। दैट्स व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेइंग। तो क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है? 2.5 है। ये मुझे बताता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर माइनस का साइन हमेशा आएगा? द आंसर इज यस, माइनस का साइन हमेशा आएगा, हमेशा 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 आएगा जब भी हम डिमांड की बात करेंगे। और माइनस का साइन आने का रीजन है बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस और कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी कम हुई मतलब नेगेटिव। ठीक है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो प्राइस कम होना मतलब नेगेटिव। तो आपको हमेशा या तो प्राइस की वजह से नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा या फिर क्वांटिटी की वजह से नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव फिगर ही लेनी है। हमारा आंसर भले नेगेटिव में आएगा बट वी विल कंसीडर एज अ पॉजिटिव फिगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव फिगर। हमको हमेशा क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। क्लियर है? अभी इसके ऊपर एक आपको बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं, मैं अभी खुद ही आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको दो चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आपका हमेशा आंसर निकलेगा उसमें हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉजिटिव लेना है। इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय द परसेंटेज चेंज। इसका मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस की यूनिट्स होती है अलग अलग होती है, कंपेरेबल नहीं रहती हैं, तो हम उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद दे बिकम कंपेरेबल और हमारा आंसर उससे सही निकल कर आता है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा परसेंटेज से करेंगे। कूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। ये आपका रहा पूरा का पूरा परसेंटेज मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है वो आपका होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। और क्योंकि मैंने आप लोगों से ये चीज बोली थी कि प्रोपोर्शनेट मेथड कुछ भी नहीं है, परसेंटेज मेथड ही है, तो सर ऐसा कैसे? आइए देखते हैं। यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां पर मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रोपोर्शनेट मेथड परसेंटेज मेथड ही है। तो परसेंटेज मेथड क्या बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है ना? जब इसको हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू मतलब क्यू माइनस Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। और चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा P डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें आई गेस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 100 से मैं 100 कट कर सकता हूँ, तो जब मैंने 100 से 100 कट करा तो मेरे पास क्या बचा? डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q0 डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई P0। और हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोपोर्शन का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, हम लोग तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाई P0 डिवाइडेड बाई डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई Q0, यही हमारे पास निकल कर आएगा। और यही प्रोपोर्शनेट मेथड से होता है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 अपॉन Q0, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट मेथड का है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में बस आप इतना सा ही कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हो? अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज फायदा क्या है? आपको पेपर में पूरा ऐसा करके नहीं दिखाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन करके दिखाई कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 अपॉन Q0 ये कैसे आया? ये आया परसेंटेज मेथड से ही। ठीक है, सो प्रोपोर्शनेट मेथड ये रहा, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 अपॉन Q0। क्लियर है? आओ इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें। चलिए हम 4 वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी P1 कितना था? हमारा P1 था ₹8, P0 कितना था?
P0 था ₹10, मेरी Q0 कितना था 100 यूनिट्स थे, और मेरा Q1 कितना था, Q1 था 150 यूनिट्स। कूल। अब जरा यहाँ पर देखो भाई, इलास्टिसिटी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल मेथड बोलता है कि सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यानी कि हम डेल्टा पी पहले निकाल लेंगे। डेल्टा पी मतलब P माइनस P0, तो P माइनस P0 हो गया रुपीज़ माइनस का ₹2, माइनस का ₹2, 8 माइनस 10 माइनस का ₹2। डेल्टा क्यू हुआ 150 माइनस 100, यानी कि Q1 माइनस Q0, ये हो गया 50 यूनिट्स। कूल। अब आओ, तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई P0 अपॉन Q0। सो डेल्टा क्यू कितना था 50 यूनिट, डेल्टा पी कितना था माइनस का 2, P0 कितना था 10 था, Q0 कितना था 100 था। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 10 टाइम्स चला गया, 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट हुआ 2.5 टाइम्स, तो आंसर निकल कर आया माइनस का 2.5, बट वी ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 2.5। हमारा आंसर निकल कर आएगा बच्चों 2.5। क्या ये आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर? कितना आसान हो गया ना ये, इसमें कैलकुलेशन कितनी कम हुई है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर परसेंटेज का इफेक्ट तो आया ही नहीं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था कि परसेंटेज का इफेक्ट आना चाहिए। अब इसको देखिए एक बार ना, यहाँ पर बेटा ये 100 हम लोगों ने लगाए किस वजह से थे, ये 100 एक्चुअल में 100% थे, तो बेसिकली ऊपर ही परसेंट का 100% का इफेक्ट है, इधर भी 100% का इफेक्ट था, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इफेक्ट एलिमिनेट हुआ, हमने बस परसेंटेजेस को एलिमिनेट करा था, उसका इफेक्ट एलिमिनेट नहीं करा। उसका इफेक्ट फिर भी वही है, मैथमेटिकली बस एलिमिनेट हुआ है, इफेक्ट उसका आ रहा है, परसेंटेज का इफेक्ट आ रहा है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का इफेक्ट आएगा, तो इसमें भी वो परसेंटेजेस का इफेक्ट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिग्री जो आपकी होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं। डिग्री जो आपकी होती है 5 तरीके की होती हैं। पहली, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दूसरा, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तीसरा, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। चौथा, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। और फिफ्थ, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कूल है? क्लियर? अब एक एक करके समझते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। अब देखो, इसे बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके मैं सारी इलास्टिसिटीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है? वो अभी पढ़ेंगे, वहां जाकर अभी उनको पढ़ेंगे, बट पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर वहां पढ़ेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। आइए यार, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी निकलती कहते हैं, इलास्टिसिटी निकलती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट होती है। कॉन्सेप्ट समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप लोगों ने कभी स्कूल में पढ़ा हो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है, हमारा डिनोमिनेटर अगर 0 है, तो हमारा आंसर हमेशा इनफाइनाइट निकलेगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है कि जब ऊपर तो मान के चलो कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 मुझे रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? ये 0 मुझे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। जब प्राइस के अंदर कोई चेंज है ही नहीं, तभी तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 आएगा। नो चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। आप बच्चों कॉन्सेप्ट लगाओ, मेरा डिनोमिनेटर 0 पहुंचा क्यों? मेरा डिनोमिनेटर 0 पहुंचा तभी, मेरा डिनोमिनेटर 0 पहुंचा तभी जब मेरा प्राइस के अंदर चेंज भी 0 रहा होगा। बात आई समझ में? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब प्राइस के अंदर चेंज भी 0 रहा होगा तभी तो मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 रहा होगा। और क्योंकि मेरे फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर 0 हुआ, तो मेरी वैल्यू क्या निकल कर है? इनफाइनाइट। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है।
इज दैट क्लियर? अब देखो यहीं पर ये चीज दे रखी होगी, अगर आप यहां पर देखोगे तो डिमांड के अंदर तो आपको 100 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि डिमांड यहां पर चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन क्या प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि प्राइस इफेक्ट करता है फॉर्मूले के डिनोमिनेटर पे, और हमारा डिनोमिनेटर ही अगर जीरो है तो आंसर हमारा इनफाइनाइट आएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, यही बात बोला है। When there is a change in the demand of a commodity, जब कमोडिटी की डिमांड में चेंज है लेकिन प्राइस रिमेन फिक्स, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, देन उस डिमांड, जो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी? परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। अगर मैं इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, अगर मैं इसका बच्चों आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि क्वांटिटी के अंदर तो तीन तीन क्वांटिटी, तो Q1 था, Q2 था, Q3 था, लेकिन जो हमारा प्राइस था वो क्या था? हमेशा सेम था। प्राइस क्या था? हमारा सेम था। तो इन दैट केस जो हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को अगर आप ढंग से देखोगे, अगर आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पर ढंग से देख रहे हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट निकल कर आया ये, दूसरा पॉइंट निकल कर आया ये, तीसरा पॉइंट निकल कर आया ये। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट को गौर से देखोगे तो चाहे क्वांटिटी 1 हो, चाहे क्वांटिटी 2 हो, चाहे क्वांटिटी 3 हो, क्वांटिटी 1 बेसिकली कितनी थी? 100, 200, 300 थी ना, 100 था ये 200 था, ये 300 था, ये कितना था? ये मेरा 30 था, ये मेरा 30 ही था। तो किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, आपको हर पॉइंट पर जो प्राइस मिलेगा वो 30 ही मिलेगा, हर पॉइंट पर आपको जो प्राइस मिलेगा वो 30 ही मिलेगा, यानी क्वांटिटी कितनी भी सही, प्राइस वहीं की वही है। ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल, जिससे हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हम इसे हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसे इन नामों से भी बोल सकते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि ग्राफ कैसा बनता है परफेक्टली इलास्टिक, तो आप बोल सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पूरा क्या होता है? पूरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कूल। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आइए देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता ही है। ठीक है, क्या? इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कूल। आओ मैं बोलता हूं कि जैसे मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे ऊपर आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, फिर आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0 एक ही केस में हो सकती है, और वो केस क्या है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। और इसका न्यूमरेटर 0 होने का तात्पर्य क्या है? क्या हम इस चीज से बोल सकते हैं? इस चीज से बोल सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यही तो बात निकल कर आ रही है भाई। 0 आंसर कब आएगा इसका, है ना? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में इनइलास्टिक, इलास्टिक नहीं इनइलास्टिक, द करेक्ट वर्ड इज इनइलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड 0 होती है, वो 0 कब होगी? जब हमारा न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर जब 0 होगा, डेट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। यही बात बोली गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर कि प्राइस के अंदर तो यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट डिमांड के अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, डिमांड के अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। सो व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट विद अ चेंज इन द प्राइस, प्राइस के अंदर चेंजेस हैं, देन उसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। और इसका ग्राफ बनता किस तरीके से है देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 प्राइजेस गिवन थे। ठीक है, 3 प्राइजेस हमें यहां पर गिवन थे। एक प्राइस कितना था? 20, 30, 40, तो इट इज 20, इट इज 30, इट इज 40, लेकिन क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी 100 ही थी।
तो इसका जो ग्राफ बनकर आया वो बनकर आया ऐसे, ठीक है, बनकर आया ऐसे ग्राफ ऐसे। और हर पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेरा प्राइस, जो मेरी क्वांटिटी रहने वाली है वो हर प्राइस पॉइंट पर कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हर प्राइस पॉइंट पे मेरी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है, 100 ही रहने वाली है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो बना वो कैसा बना, इसका बना पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इसको मैं और भी बोल सकता हूँ वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी हम इसे बोल सकते हैं। कूल है, कूल। आगे आइए, नेक्स्ट गिवन है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेरी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से बड़ी है। मेरे को छोटा सा, फिर वही देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथ्स को हम नहीं भूल सकते, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, मैथ्स को हम लोग नहीं भूल सकते बच्चों। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो इसकी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 कब निकलेगी, इसकी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 कब निकलेगी, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मेरी तभी निकलेगी, ध्यान देखना, इसकी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 तभी निकलेगी जब मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन 1 होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हो, मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव का है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब बड़ा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से। बात ही समझ में, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 20%, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10%। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा डेफिनेटली आपको पता है 2 निकल कर आएगा, यानी कि 1 से बड़ा निकल कर आएगा। अगर इसकी जगह पे वैल्यू होती 15% तो इसका आंसर निकल कर आता 1.5, ये भी 1 से बड़ा है। इसकी वैल्यू होती बच्चों 11% तो इसका आंसर निकल कर आता 1.1, ठीक है, 1.1। ये भी किससे बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। इसका अगर आंसर होता 10.5% तो इसका जो वैल्यू निकल कर आती 1.05 निकल कर आती, ये भी 1 से बड़ी है। तो जितनी वैल्यू आप देख रहे हो ना यहाँ पे 1 से बड़ी है, वो तभी बड़ी आ रही है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से बड़ा है। तो जब तक बड़ा रहेगा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी निकल के आती रहेगी। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, यही कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है व्हेन द परसेंटेज change in quantity demanded is more than percentage change in price, then demand for such commodity is said to be highly elastic, यानी कि elasticity of demand is greater than 1, elasticity of demand is greater than 1, है ना, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास 1 से ही बड़ा निकल कर आएगा। चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई, मान के चलता हूँ P0, दिस इज माई P1 एंड दिस इज माई Q0 एंड दिस इज माई Q1, ठीक है। ओके, आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकालता हूँ। चेंज इन Q कितना है, चेंज डेल्टा Q कितना है, Q1 माइनस P0 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा P कितना है -10 है, मल्टीप्लाई बाई P0 कितना है 20, Q0 कितना है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से सॉल्व करेंगे इसको 20, तो ये माइनस का 2 निकल कर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 2 निकल कर आएगी। बच्चों माइनस का 2 देख के ये मत कह देना, अब यही बात जो मैं तुमसे बोल रहा था ना कि एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा इंटरेस्टिंग सी एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। अब इसको -2 देख के आप ये मत कह देना कि सर ये तो स्मॉलर देन 1 है, कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल रही है ये तो स्मॉलर देन 1 है, ऐसा मत बोल देना, ठीक है, ऐसा मत बोल देना। बात ही समझ में आपने नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत बोल देना। क्यों? क्योंकि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि इसकी आंसर जो एक्चुअल में हम जो लेंगे वो -2 नहीं है, वो कितना है 2 है बच्चों, वो कितना है बच्चों 2 है, -2 नहीं है 2 है। कूल। तो आइए हाईली इलास्टिक डिमांड का हम लोग एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हमारा इसका जो ग्राफ निकल कर आएगा बच्चों, जिसका जो ग्राफ निकल कर आएगा बच्चों फ्लैटेन निकल कर आएगा। कैसा ग्राफ निकल कर आएगा बच्चों? फ्लैटेन निकल कर आएगा, ठीक है, फ्लैटेन। ऐसा क्यों है जरा इस बात को ध्यान से देखना। दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, सो दिस इज आवर प्राइस और ये है हमारा क्वांटिटी, ठीक है।
एंड दिस इज आवर प्राइस, और ये रही हमारी क्या, क्वांटिटी। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो प्राइस का डिफरेंस एक ही और क्वांटिटी का डिफरेंस एक ही है। डेफिनेटली प्राइस कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, और यही तो बात मैं बोलता था कि जहाँ पर क्वांटिटी में चेंज प्राइस से ज़्यादा होगा वही तो आपको हाईली इलास्टिक बनाएगा। यही तो अभी तक हम लोगों ने सीखा, तो डेट इज वाई इट इज अ फ्लैटेन ग्राफ। ये निकल कर आता है इलास्टिसिटी स्मॉलर देन 1। देखो सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वही वाला सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है बच्चों, वही सेम चीज बार बार यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कब रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जब स्मॉलर देन होगी किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम लोग देखें कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा 10% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है और ये 9% है, तो आंसर कितना निकल कर आएगा 0.9, 1 से छोटा है। ये 8% है, आंसर निकल कर आएगा 0.8, ये भी 1 से छोटा है। ये 7% है, आंसर निकल कर आएगा 0.7, ये भी 1 से छोटा है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर है? बिल्कुल। When price percentage change in the quantity demanded is less than, कम है किससे, percentage change in price and less elastic या फिर inelastic बोल सकते हैं, smaller than 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज P0, दिस इज P1, दिस इज Q0, दिस इज Q1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मेरा कितना निकल कर आया 20, डेल्टा पी कितना निकल कर आया, मेरा निकल कर आया -10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 कट गया। वेट अ मिनट, ओके सो हियर सॉरी मेरा यहाँ पर P0 कितना है, P0 है 20 और Q0 कितना है 100। हाँ 20 और ये कितना है 100, 20 से ये कटा 5 टाइम्स, 5 से कटा 4 टाइम्स, तो माइनस का 0.4 निकल कर आया, बट इस समय लेंगे कितना 0.4, डेट इज स्मॉलर देन 1। ठीक है। इलास्टिक डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है, लेस इलास्टिक डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसका ग्राफ बनता है थोड़ा सा कैसा, स्टीपर। कैसा बनता है, स्टीपर बनता है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखें कि एज यू नो दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, सो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो कि प्राइस में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में चेंज बहुत ज़्यादा कम है। और यही तो हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी का चेंज प्राइस से जब कम हो जाएगा तो इन दैट केस वो हमारी कैसी बन जाएगी, लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1 बन जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर है ना। फिफ्थ आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगी। और इसमें आप लोगों को पता है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 की वैल्यू तभी निकल सकती है जब हमारा परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब बराबर रहेंगे तभी हमारी इसकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एंड डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी द यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो P0, P1, Q0, Q1, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकाल लेंगे तो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो 50 आएगा, डेल्टा पी निकालेंगे तो अगेन -10 आएगा। मेरा P0 कितना था 20, मेरा Q0 कितना था 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से करेंगे तो 10, तो माइनस का 1, बट वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, सो दैट्स द केस। इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा, इस केस में बच्चों जो ग्राफ बनकर आएगा दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनकर आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी, है ना। ये है हमारा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 का, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई प्रॉब्लम इस केस में? आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए। ये हमारा ग्राफ बनाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज
इक्वल टू 1। अब जो अपना हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कि जितनी आपने क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स परचेज करी मल्टीप्लाई बाई उनका प्राइस कर देंगे तो हमारा टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी डिफरेंट है हमारी किससे, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी से। किससे डिफरेंट है, हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी से डिफरेंट है। तो दो मेथड होते हैं बेसिकली, कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, एक आपका वही हो गया इलास्टिसिटी वाला मेथड। क्लियर है, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर जहाँ पर भी क्वेश्चन बोले कि एक्सपेंडिचर मेथड से बताओ कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं पीछे, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देखो कैलकुलेट ये द परसेंटेज मेथड से, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये देखो परसेंटेज मेथड से, देखो विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक तो हमारा वही परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड है, एक हमारा है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहती है ना, वो हम लोग देखते हैं। एंड मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट्स वेरी डिफरेंट, ये डिफरेंट है थोड़ी सी किससे, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी मतलब उससे जो परसेंटेज मेथड और हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड था। आओ जहाँ अगर आप इसको पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, देखो हमारा प्राइस 5 रुपये से 4 रुपये हुआ, हमारा प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, तो हमारी क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, जो कि 100 रुपये से तो 40 रुपये हो गई। वेरी गुड। जब मेरा प्राइस 5 रुपये था और मैंने 100 यूनिट्स खरीदी, यानी कि मैंने टोटल 500 रुपये खर्चा करे, 5 × 100 500। लेकिन जब मेरा प्राइस 4 रुपये था और मैंने 140 रुपये खर्चा करे तो मेरा टोटल हुआ कितना, 560। तो आप क्या देख पा रहे हो कि मेरा प्राइस जैसे ही कम हुआ, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अभी हो जाएगा ठीक, हाँ हो गया। आप क्या देख पा रहे हो, जैसे ही मेरा प्राइस यहाँ पर कम हुआ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होगा तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा होगा, एक इनवर्स रिलेशन होगा, एक अपोजिट रिलेशन होगा। सो व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, जब डिमांड इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है, तो प्राइस से कम होने की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इट मीन्स इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 में, ठीक है, तो हमारा अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, दैट्स द केस, दैट इज द केस। इज इट क्लियर एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ऐसा कब होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में होगा, ठीक है। लेकिन जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन 1 है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पर भी कम हुआ है कि भाई 5 रुपये से 4 रुपये हो गया, तो 5 रुपये में 100 यूनिट खरीद रहा था, 4 रुपये में मैं 120 खरीद रहा था, तो जब मैंने 5 पे 100 खरीदी तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आया 500, और 4 पे 120 खरीदी, टोटल एक्सपेंडिचर आया 480। तो जब मेरा प्राइस कम हुआ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन 1 बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक एंड द फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इट। ठीक है, कि जब डिमांड इनइलास्टिक है यानी कि स्मॉलर देन 1 है, तो अगर प्राइस कम हुआ है तो इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पर जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, दोनों किस में जाते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक हमारा कब रहेगा, जब हमारा फॉल या फिर राइज इन द प्राइसेस, यानी कि चाहे प्राइस हमारा कम हो रहा हो चाहे हमारा प्राइस बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये कब आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज इस मेथड से अलग होता है। अगर आप इसके ऊपर बच्चों आप लगाते हो ना टोटल वो परसेंटेज या फिर परसेंटेज मेथड या फिर आप प्रोपोर्शन मेथड, तो आपका आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 नहीं आएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर से 1 आ रहा है, उससे 1 नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमें 20% चेंज है, यहाँ पर 25% चेंज है। क्लियर है, तो कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है, लेकिन 1 नहीं आएगा। कूल,
चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि भाई कमोडिटी का नेचर क्या है। तो देखो कमोडिटी 3 तरीके की होती है, जहाँ पर कमोडिटी नेसेसिटी है, जहाँ पे कंफर्ट है, जहाँ पे लग्जरी है। तो नेसेसिटी जैसे हमारे फूड, खाना पीना, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, तो वहाँ पर जनरली जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक रहती है, यानी कि प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट क्वांटिटी पर नहीं पड़ता, चाहे प्राइस कम भी हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो वहीं की वहीं रहती है। भाई खाने पीने में थोड़ा ना हम लोग कोई कर लेंगे, अगर हम 4 रोटी खाते हैं हम 4 रोटी खाएंगे, जो दवाई हमारी चल रही है वो चलेंगी, चाहे महंगी हो जाए उतनी ही खाएंगे, सस्ती भी होगी तो ज़्यादा खाना थोड़ा ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन जो एक कंफर्ट गुड होता है, जैसे घर के अंदर फैन है, रेफ्रिजरेटर है, इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक, इसकी हाईली इलास्टिक रहती है। तो मान के चलो, देखो अगर मान के चलो जैसे मैंने बहुत से घरों में देखा है इंडिया में कि वो अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह दिवाली के ऊपर परचेज करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज आते हैं, अमेजोन पे फेस्टिव सीजन की सेल आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्काउंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा हैवी मिलते हैं, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा हाईली क्वांटिटी सामान परचेज करता है उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं हाईली इलास्टिक होते हैं कि भाई इनमें हल्का हल्का सा भी चेंज आ जाएगा इनके प्राइसेस में, तो इनकी डिमांड पर ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइस इसका 10% बढ़ जाएगा तो डिमांड हो सकता है 20% कम हो जाए, है ना। तो डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा इसमें चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पर लग्जरी की बात आती है, एसी, स्मार्ट टीवी एक्सेट्रा, ये लग्जरी में चला गया, ये इसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक इसकी डिमांड रहेगी लग्जरी की, कि अगर इसके प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो कस्टमर या तो बहुत ज़्यादा खरीद लेगा या फिर बिल्कुल ही खरीदना बंद कर देगा थोड़े से चेंजेस में, है ना। उससे कम थोड़ी इलास्टिसिटी इनकी रहेगी और सबसे कम रहेगी नेसेसिटी गुड्स की। क्लियर, आगे देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट का अवेलेबल होना, अगर किसी कमोडिटी का, है ना, अगर किसी कमोडिटी का लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी, मतलब हायर रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, क्योंकि थोड़े से भी प्राइस चेंज होने की वजह से कस्टमर जो होगा तुरंत की तुरंत दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, कस्टमर तुरंत की तुरंत दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोग देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अगर आप रेट देखते होंगे तो बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। या फिर जो अभी डेटा पैक्स चल रहे हैं उनके रेट हमें बिल्कुल एयरटेल, वीआई और उसके जियो के रेट हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। इनकम लेवल देखो ये डिपेंड करता है कि हम किस इनकम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनकम है हायर लेवल इनकम, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली लेस फॉर द हायर इनकम लेवल, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा है, जो रिच सेक्शन में आता है, रिच लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी, कि उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है। तो बात आ रही समझ में नहीं आ रही, अगर मान के चलो प्राइस 20% बढ़ भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान के चलो प्राइस 100 से 120 हुआ और वो इंसान कमाता महीने का 10 लाख, तो उसके लिए 20 रुपए की इतनी वैल्यू है नहीं, वो तब भी खरीद लेगा, है ना। लेकिन जो इंसान महीने का 10,000 कमाता है, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, वो 1-1 रुपए के लिए बच्चों अपनी जान छिड़कता है, अगर उसके लिए किसी चीज पर 20 रुपए के प्राइस बढ़ गए तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो लो इनकम वालों के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन हमेशा 1 रहेगी, और हायर इनकम वालों के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा स्मॉलर देन 1 रहेगी। क्लियर। फोर्थ, लेवल ऑफ प्राइस। कॉस्टली गुड्स हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एज देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंज इन देयर प्राइस। हाँ, महंगे गुड्स की डिमांड जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना। अगर मान के चलो उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो गया, अब गर्मियों में ना जब हम एसी लेने गए थे तो एसी का जो प्राइस नॉर्मली 31,000 चल रहा था, उसके प्राइस 33,000 हो गए, ज़्यादा से नहीं बढ़ा, 10% से प्राइस इंक्रीज हुआ, बट उसके चक्कर में काफ़ी कस्टमर्स लौट के जाने लगे कि भाई अभी तक तो 30 साल का मिल रहा था, तुमने 33,000 में क्यों करा, कम करो। बातें समझ में नहीं आई। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, जिनकी वो कॉस्टली जो गुड्स होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली मतलब ज़्यादा रहेगी, अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ गया तो डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। लेकिन सस्ते गुड्स जैसे कि नीडल, मैच बॉक्स, जो 1-1, 2-2, 5-5 रुपए के आते हैं, उसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। अब यार मैच बॉक्स है, 1 रुपए की एक डिब्बी आती है, अगर कल को वो मांगे चलो 3 रुपए की तो हो गई, तब भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि 1 रुपया मेरे को ज़्यादा इफेक्ट डालेगा नहीं, ठीक है। तो सस्ते गुड्स में इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, लेकिन महंगे गुड्स में कैसी रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन, वो कमोडिटी जिसको कि आप खाना पोस्टपोन कर सकते हो, यानी कि हम बाद में भी खा सकते हैं, उसकी क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक डिमांड रहेगी। बिस्कुट है, बिस्कुट अभी महंगा हो गया, 10 रुपए का था 12 का हो गया, ठीक है अभी नहीं खा रहे, बाद में खाएंगे,
बात समझे नहीं समझे? टमाटर थे, टमाटर ना टेम्पररी टाइम के लिए पिछले साल महंगे हुए थे तो लोगों ने खाने बंद कर दिए थे कि दोबारा सस्ते हो जाएंगे तब खाएंगे। तो जहां पर आप कमोडिटी से कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो कि बाद में खा सकते हैं, तो उस केस में हाईली इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है कि ज्यादा इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है किस पर, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर। लेकिन वहीं पर जहां पर अर्जेंट डिमांड होती है कि जहां पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे ड्रग्स, सेविंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब वो नहीं बच्चों यहाँ पर मेडिसिन। तो हमारी जो मेडिसिन होती हैं जो हमारी जिंदगी बचाएंगी वो कितनी भी महंगी हो जाए लेकिन हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, हमें उसको खाएंगे ही खाएंगे। तो जिनको पोस्टपोन नहीं कर सकते वो कैसी रहेंगी, इनइलास्टिक रहेंगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन 1 रहेगी। नंबर ऑफ यूजेस, जिस गुड्स का, ध्यान से सुनना, जिस गुड्स का यूजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, सेवरल यूजेस होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे मिल्क है, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है और हमें पता है टेम्पररी टाइम के लिए बढ़ेगा, तो इन दैट केस आप क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि मिल्क एक जगह पर नहीं, मिल्क कम से कम 100 प्रोडक्ट और बनाता है, 100-200 प्रोडक्ट बनाता है, तो वो 100-200 प्रोडक्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा मिल्क के प्राइस का, उनका प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली मिल्क की एक हाई क्वांटिटी में डिमांड कम हो जाएगी, तो इसकी तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगा। लेकिन जहां पर कमोडिटी इसके कुछ ही ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कुछ चीज़ों में ही आप उसे यूज कर सकते हो, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका इनकम का एक ज्यादा प्रोपोर्शन, एक ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं, मान के चलो मेरी इनकम 1 लाख है, ठीक है, और मुझे एक एसी खरीद के लेकर आना है जो कि कितने का है, 60,000 का है। तो भाई मेरी इनकम में से 60,000 रुपए तो किस में चले जाएंगे, एसी के अंदर चले जाएंगे। तो इन दैट केस अगर एसी की वैल्यू यहाँ पे 60 की जगह 65 भी हो गई तो मैं इसको बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, और मेरे जैसे और भी लोग इसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इनकम का बहुत ग्रेटर प्रोपोर्शन है, बहुत भारी हिस्सा खर्च होने वाला है। लेकिन वहीं पर मान के चलो कि मुझे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना जो कि महीने का 200 का आता है, अब वो 200 की जगह 250 का हो गया, तो बेटा क्या ही फर्क पड़ता है, 50 रुपए से ना, थोड़ा सी तो खर्चा हो रहा है मेरी इनकम का, है ना, क्लियर है या नहीं है। तो उस टाइम पे मैं खरीद लूंगा, तो मेरे लिए 50 रुपये मैटर नहीं करेंगे, बात ही समझ में। तो वाइस वर्सा का मतलब इतना है कि अगर हमारा प्रपोर्शन कम है ना, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर देन 1 होगी, और अगर प्रपोर्शन ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर जो था बच्चों आपका चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। अब हम इसके कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये करवा चुका हूं, जिसके थ्रू मैंने समझाया था वही है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज 4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स, यानी कि दिस इज आर P0, दिस इज आर Q0। ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से मार्केट डिमांड जो है 75 यूनिट्स हो गया, दिस इज आर Q1। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, नया प्राइस फाइंड आउट करना है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, कूल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, देखो हमारे पास P0 है हमारे पास ₹4, Q0 है हमारे पास 100, Q1 है हमारे पास 75। वी हैव टू फाइंड द P0, और P0 फाइंड आउट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1, हमने बोला था ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू फॉर्मूले में यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू का यूज करके P0 निकालना पड़ेगा, ओल्डर प्राइस निकालना पड़ेगा, तो सॉरी P1 निकालना पड़ेगा। इट इज P1 स्टूडेंट्स, इट इज P1 निकालना पड़ेगा यहाँ पर हमें। तो P1 की जो वैल्यू होगी उस जगह पर हमें इलास्टिसिटी -1 लेना पड़ेगा। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हम लोग फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, Q1 निकालने के लिए, Q0 निकालने के लिए, P0 निकालने के लिए, P1 निकालने के लिए, तो इन दैट केस हमेशा हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो इन दैट केस जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनेट मेथड से भी सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई P0, डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 डिवाइडेड बाई Q0। तो डेल्टा Q मेरा कितना है, Q1 माइनस का 25, इट इज ओके। Q और डेल्टा P कितना पता नहीं है, तो डेल्टा P की जगह डेल्टा P लिख देता हूँ। P0 कितना है, 4 है, और Q0 कितना है मेरे पास 100 है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 25 आया, 25 से सॉल्व करा -1, इधर भी -1 है, तो -1 इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट हुआ तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आई, 1।
डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई 1, तो डेल्टा पी की क्या फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0, ये 1 है, P1 हमें निकालना है, P0 कितना है 4 है, तो इन दैट केस P1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे आप P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इलास्टिसिटी और डिमांड की जब भी वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस साइन के साथ करेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। यूनिटी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, माइनस लेंगे, लेकिन द हाउस होल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट द 5 पर यूनिट, यानी कि P0 कितना था 5 था और Q0 कितना था मेरा 100 था। अगर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1 रुपया नहीं 1 रुपये से बढ़ा है, राइजेस बाय ₹1, तो मेरा P1 5 + 1 6 हो जाएगा। 1 रुपये से बढ़ा है, 2 नहीं है बाय 1, 1 रुपये से बढ़ा है तो 5 की जगह 6 हो जाएगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मतलब Q1 निकालना है डेफिनेटली ना, Q1 निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा पुराने वाले क्वेश्चन की जगह। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास -1 है। आओ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P0 डिवाइडेड बाई Q0। डेल्टा Q Q1 माइनस Q, अभी डेल्टा Q की जगह डेल्टा Q लिखने दो, P का हो गया P1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई P0 मेरे पास कितना है, P0 है मेरे पास 5 और Q0 मेरे पास कितना है 100 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 20, तो चेंज इन Q निकल कर आएगा मेरे पास -20। ठीक है, चेंज इन Q क्या होता है, Q1 माइनस Q0 इज इक्वल टू -20। मेरा Q1 कितना है मुझे पता नहीं है, Q0 कितना है मेरे पास 100 है, ये -20 हो गया, तो मेरा Q1 निकल कर आया 80। मेरा Q1 निकल कर आया बच्चों 80, क्लियर है, मेरा Q1 निकल कर आया स्टूडेंट्स 80, तो Q1 80 निकल कर आएगा, तभी डेल्टा Q मेरा -20 होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई गेस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड का, जो ये रहा। प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 5 to 4, एज अ रिजल्ट द डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 125। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास P0 कितना है 5 है, मेरे पास Q0 कितना है 100 है, मेरे पास P1 कितना है 4 है और मेरे पास Q1 कितना है 125 है। कोई बात नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर ओल्ड वाला निकाल दो जो कि होता है P0 मल्टीप्लाई बाई Q0, तो P0 5 था, Q0 100 था, तो 500 रुपये। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर मैं क्या निकाल रहा हूँ 1 वाला निकाल रहा हूँ, तो P1 मल्टीप्लाई बाई Q1, तो P1 मेरे पास 4 था तो Q1 125 था, ये कितना हुआ 500 हुआ। तो क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। इज इट क्लियर? कूल। आओ देखो, ऐसा प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹5 to ₹3, यानी कि P0 मेरा था 5 रुपये, P1 मेरा हो गया बच्चों ₹3, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 650। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो 0 वाला था वो कितना था 650 था, सॉरी 300 था, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा न्यू वाला निकल कर आया वो 650 हो गया। फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ अगर आप कैलकुलेशन करोगे। मेरे को बताओ यहाँ पर मेरा प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? मेरा प्राइस हो रहा है कम, प्राइस हो रहा है कम। टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कम हो रहा है बढ़ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर रहा है मेरा बढ़, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिला है वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करने गए तो फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, कैलकुलेशन करने का नीड ही नहीं है। ये वाला देखो, यहाँ पर बताया था ना, व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगी, वही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मुझे आपको और करवाना है, डेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डेट इज अ वेरी, 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। ठीक है, आओ ये वाला एक क्वेश्चन ये है और एक और करवाऊंगा उसके बाद। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट इज 1000। हाँ, तो बच्चे क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर देखकर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर को देखकर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाने की ही यहाँ पे कोशिश करेंगे।
तो इसमें बोला है व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स टू ₹18 पर यूनिट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। फाइंड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड। हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाना ही नहीं है, हमें यहाँ पे परसेंटेज मेथड लगाना है। टोटल एक्सपेंडिचर तो हमें दिया क्यों है कि हम उससे प्राइस या क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकें। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी है, 20 पर यूनिट है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी है, 20 पर यूनिट है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 1000। तो अगर मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है कितना 1000 और मेरे पास P0 गिवन है कितना 20, तो क्या मैं इससे Q0 फाइंड कर सकता हूँ। तो Q0 हो जाएगी मेरी 1000 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज 50। Q0 हो गई मेरी कितनी 50 यूनिट्स, ठीक है। P1 मेरा कितना है 18 रुपीज़ पर यूनिट। P1 मेरा कितना है 18 है। और जो नया टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8% से इंक्रीज हो गया है। 1000 का 8% 80 रुपये होता है, तो 1080 हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास Q1 भी निकल कर आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाई 18 6 108 60। तो मेरा Q1 निकल कर आया बच्चों 60। अब मुझे इसे यूज करके निकालना परसेंटेज मेथड। देख रहे हो बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर का सही इस्तेमाल करा है। अब लेना है आपको परसेंटेज मेथड। आ जाओ, परसेंटेज मेथड में सबसे पहले निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेट इज Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरा Q1 यहाँ पर कितना है, मेरा Q1 है 60, Q0 है 50। 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल कम आउट टू बी 20%। सॉल्व कर लेना। परसेंटेज चेंज इन द प्राइस डेट इज P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई आपका P0 मल्टीप्लाई बाई 100। P1 मेरा था 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल कम आउट टू बी माइनस का 10%। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आएगा 20% डिवाइडेड बाई माइनस का 10%, डेट इज माइनस का 2। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 2 निकल कर आएगा आंसर। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? इजी था, काफी ज्यादा इजी था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आओ। The price elasticity of demand of the good X is double the price elasticity of demand of the good Y. हो, price elasticity of demand good X की और price elasticity of demand good Y की। तो बोल रहा है कि जो X की डिमांड है वो डबल है Y की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अगर Y की डिमांड को मैं A मान लेता हूं तो इसकी 2A है। वेरी गुड। A 10% rise in the price of the good Y results in the fall in its demand by 60 units. If the original demand of the commodity Y was 400, ठीक है, देखो अभी यहाँ पर y की बात चल रही है, यहाँ पर x की बात चल ही नहीं रही। इस लाइन में देखो सिर्फ और सिर्फ y की बात चल रही है। A 10% प्राइस राइज इन द गुड y, यानी कि मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ y इस कितना है 10% है। तो जो चेंज इन y निकल कर आता है, फॉल इन डिमांड चेंज इन q, तो मेरा चेंज इन q y कमोडिटी का वो 60 निकल कर आता है। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन। इफ ओरिजिनल डिमांड ऑफ द कमोडिटी y, यानी कि अगर मेरे पास Q0 कितना है 400 है, अगर मेरे पास Q0 400 है, और देखो यहाँ पर देखना फॉल प्राइस हो रहा है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, प्राइस हो रहा है वो फॉल हो रहा है, यानी कि माइनस का निकल कर आएगा। दैट इज साइन ऑफ माइनस। कूल है, सॉरी प्राइस बढ़ रहा है, अरे यार प्राइस बढ़ रहा है, आई एम रियली सॉरी बच्चों, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्राइस निकल कर आएगा 10% और क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रही है तो क्वांटिटी मैंने लिख दी 60 माइनस का। कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी ऑफ द गुड एक्स, एक्स का व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to ₹8। क्या क्वेश्चन है? तो बेसिकली हमारे पास गिवन है px 0 वाला, यानी कि px जो प्रीवियस ईयर वाला है वो 10 है और px जो न्यू ईयर वाला है बच्चों वो 8 है। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन qx, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आओ करो, क्या मैं इससे इलास्टिसिटी ऑफ y निकाल सकता हूं? तो इलास्टिसिटी ऑफ y का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है, तो इससे मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकता हूँ।
तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू इन दैट केस -60 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज अ थिंग, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये निकल कर आएगा मेरा 100 से 100 कट हुआ, 4 से कट हुआ, माइनस का 15%। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का 15% डिवाइडेड बाई 10%, तो ये निकल कर आएगा माइनस का 1.5, बट वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू जो निकल कर आई, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ये जो निकल कर आया एक ही वैल्यू, दैट इज 1.5। तो क्या मेरी इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, क्योंकि इसका डबल है तो 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ गए बात? बस अब आप इधर आओ, क्या इसकी हेल्प से मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकता हूँ? P1 माइनस P0 यानी कि 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 20% आएगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास कितना है? 3 है। ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? माइनस का 20%। इससे मैं इसको माइनस का 20% को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी निकल कर आएगी? माइनस का 60%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, एक सेकेंड, ये माइनस का 20% है ना, हाँ सॉरी, फॉर्मूले के अंदर -3 लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने बोला था फॉर्मूले के अंदर हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव लिखना, मैं ये भूल गया। तो ये प्लस का 60% आ गया, यानी कि जो राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एक्स है वो कितना है? 60% है। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आई होप आपको हमारे लेक्चर में मजा आया हो। इट इज अ वेरी गुड लेक्चर और काफी हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इसके ऊपर करे। सो देन वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ओके देन, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।